नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह परंपरा से अलग इस बार राष्ट्रपति भवन की जगह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होगा। ढाका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई क्षेत्रीय नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये न्योता शनिवार देर रात भारतीय पक्ष को भेजा गया। इससे पहले बीएनपी नेताओं ने संकेत दिया था कि दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं, इसलिए उनका ढाका जाने की संभावना कम है। ऐसे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर या उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जैसे वरिष्ठ नेता कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम गाना और इसको सम्मान देना देश से वफादारी का टेस्ट न माना जाए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को एक धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि संविधान हम लोग से शुरू होता है, भारत माता की जय जैसे नारों से नहीं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 धर्म की आजादी के बुनियादी अधिकार की गारंटी देता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 12 फरवरी को एक आदेश जारी कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। फ्रांस के साथ भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा 3.25 लाख करोड़ रुपए में करने जा रहा है। 17 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की 3 दिन की भारत यात्रा शुरू हो रही है। इसी दौरान इस डील पर मुहर लगेगी। इन 114 में से 24 विमान सुपर राफेल होंगे, जिन्हें फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दसा एविएशन F5 नाम से बना रही है। अभी वायुसेना के पास एक F3 राफेल है, जो 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान है। इनमें स्टेल्थ क्षमता और परमाणु हथियार दागने की शक्ति है, लेकिन नए विमान F4 पीढ़ी के हैं, इसलिए इन्हें 5वीं जनरेशन का कहा जा रहा है। यूरोपीय मानकों के हिसाब से F5 राफेल असम में 6ठी पीढ़ी के जेट होंगे। फ्रांस के बाद इस तरह के सबसे बेहतर विमान भारतीय वायुसेना के पास होंगे। राजस्थान में उद्योग और रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6ठी बैठक हुई। बैठक में 46,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज पैकेज देने की स्वीकृति दी गई। सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सीमेंट, माइंस और मिनरल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं को भी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया गया। सरकार का मानना है कि निवेशों से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार अफवाह फैला रही है, लेकिन अब उनकी ये चालें काम नहीं आएगी। जनता अब किसी भी तरह के भ्रम में नहीं फंसने वाली। कांग्रेस हमेशा से भ्रम की राजनीति करती आई है, झूठ फैलाकर वोट बटोरती रही है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। लोग विकास चाहते हैं, जागरूकता चाहते हैं और शांति चाहते हैं। राठौर ने आगे कहा कि जनता अब सुखी जीवन जीना चाहती है, खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अब वो सिर्फ मांगने वाली नहीं बल्कि देने वाली स्थिति में आना चाहती है। कांग्रेस के ये भ्रम अब बेकार साबित होंगे, इसलिए कांग्रेस को ही असली ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। दरअसल डोटासरा ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को डबल इंजन की बजाय ट्रबल इंजन वाली सरकार कहा था। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री क्षेत्र दादाजी धाम हड़पसर जिला पुणे से 1000 भक्तों की रथ यात्रा खंडवा पहुंची। रथ यात्रा 15 जनवरी को पुणे से निकली थी, जो महाशिवरात्रि पर दादाजी दरबार खंडवा पहुंची। ये यात्रा लगातार 9 वर्षों से खंडवा आ रही है। 15 जनवरी को निकली यात्रा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 30 गांवों से रुकती हुई 14 जनवरी की रात खंडवा पहुंची। इसमें 1000 से अधिक महिला और पुरुष यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के भक्त नाचते गाते हुए दादाजी दूनीवाले की जयकारी के साथ आगे बढ़ते गए। इसी दौरान रंगोली की शानदार कलाकृति आकर्षण बना रहा। यात्रा में झूमते हुए भक्तों को देखने के लिए शहर थम सा गया। दादाजी की जयकारों के साथ भक्तों ने दादाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन कर आरती में शामिल हुए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जुना अखाड़े के संत से भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकले ढोल, नगाड़ों और हर हर महादेव के जय घोष के साथ ओंकारेश्वर, मामलेश्वर,
ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से दर्शन और पूजन अर्चन किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर ओंकारेश्वर में अलौकिक और भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु का निरंतर आगमन जारी है और बाबा ओंकारेश्वर की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु रात भर जाकर भगवान शिव का पूजन, अभिषेक करने और इस पावन क्षण के साक्षी बनने का इंतजार करते हैं। दर्शन संत मंडल अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी ने कहा, 25 वर्षों से संत समाज ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन लाभ लेता है, जिससे भक्तों को परेशानी ना हो। दिन भर कई आश्रमों में भंडारों का आयोजन होगा। प्रशासन द्वारा कुछ स्थानों पर लाइट व्यवस्था व सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण वृद्ध संतों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ये शिव बत्ती 1.25 लाख तार की बत्ती है। ये श्रद्धा से लगाई जाती है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो इसीलिए लगाई ये बत्ती हमने, और बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे। ये जो महाशिवरात्रि पे ही ये बत्ती लगाते हैं? हाँ, ये महाशिवरात्रि पे ही बत्ती लगती है। ये क्या विशेष बत्ती होती है? हाँ, ये विशेष ही बत्ती रहती है। ये जो बत्ती है इसमें कितने 108 बताते हैं? 1.25 लाख तार है। 1.25 लाख तार है। हाँ। ये कितने घंटे में बाबा की ये बत्ती जल रही है? ये 3 से 4 घंटे लगते हैं इसमें। ये 750 की तार की और जीवन में एक ही बार लगती है। ये भी ओंकारेश्वर में लगती है, ज्योतिर्लिंग पे। इससे सब कुछ मिलता है। बाबा की कृपा हमारे पे बनी रहती है और सब सुख समृद्धि है हमारे देश में और हमारे नवग्रह की खरगोन में सब सुख समृद्धि है। तो ये जो बत्ती है, हाँ, ये वर्ष में एक ही बार शिवरात्रि पे क्यों लगाई जाती है? शिवरात्रि का महत्व रहता है बाबा का। बाबा की शादी की वो रहती है, इसमें से महत्व इसका ही रहता है कि शिवरात्रि पे बत्ती लगती है। बुरहानपुर के सीलमपुरा स्थित प्राचीन स्वामीनारायण मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अद्भुत और अलौकिक दृश्य साकार हुआ। मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव को भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप में हिमालय की गोद में विराजित किया गया। बर्फीली पर्वतमालाओं, कैलाश की प्रतीकात्मक झांकी और दिव्य प्रकाश सजा के बीच ये दर्शन श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय बन गया। घंटों की गूंज, आरती, पूजा और हर हर महादेव की जयकार और भक्ति रस से सराबार वातावरण में भक्त भगवान शिव और माता गौरा के दर्शन कर भाव विभोर हो उठे। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हिमालय की पुत्री गौरा ने वर्षों तक उपवास और साधना कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। ऐसी दिव्य मिलन की स्मृति में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि शिव ने लिंग स्वरूप में भी अपने दर्शन दिए, जो अनादि और अनंत शक्ति का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर सजी बुरहानपुर वासियों के लिए आस्था, अध्यात्म और अद्वैत संदेश का अनूठा संगम बन गई। देखिए, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज के दिन ही जो भगवान का निष्कल स्वरूप है, जिसका संपूर्ण भारत पूजन करता है, भजन करता है, ऐसे भगवान का लिंग स्वरूप, आज उस स्वरूप की उत्पत्ति आज के दिन हुई थी। आज का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आज के दिन जो कोई भगवान की पूजा, उपासना, भजन, आराधना करता है, उपवास का, व्रत का नियम जो धारण करता है, वे उस पर भगवान शिव की अत्यंत प्रसन्नता बरसती है। क्योंकि माता पार्वती को भी भगवान शिव की प्राप्ति आज ही के दिन हुई थी, इसलिए आज का दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है। नर्मदा तट पर स्थित प्राचीन श्री रामकुलेश्वर महादेव मंदिर आज भी अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालु को आकर्षित कर रहा है। त्रेता युग से जुड़ी मान्यताओं वाला ये धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जा रहा है। मान्यता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम ने यहाँ विश्राम किया था और पवित्र जल से जलपान कर भगवान शिव की स्थापना की थी। यही कारण है कि यह मंदिर श्री रामकुलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन बावड़ी आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जल स्रोत का पानी कभी समाप्त नहीं होता और जल संकट के समय भी इसने नगरवासियों की प्यास बुझाई है। मंदिर परिसर में स्थित नागदेव मंदिर और स्वयंभू गणेश मंदिर भी श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र है। धार्मिक आयोजन के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। रामकुलेश्वर महादेव मंदिर का एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ के बारे में एक पुरानी मान्यता है कि भगवान राम जब वन गमन के लिए निकले थे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ, तो उस समय ऐसा बताते हैं, ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित है कि यहाँ पर उन्होंने इस स्थान पर रुके थे और इस स्थान पर रुककर उन्होंने एक कुंड का, कुएं का निर्माण भी उस समय किया था।
तो इस कारण वहाँ पर क्या उस कुएं में अभी भी इतने समय से हम तो देखते आ रहे हैं कि आज तक कभी पानी खत्म नहीं हुआ, चाहे जैसी भीषण परिस्थितियां भी रही हो गर्मी में या कभी भी, वो पानी खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर सामने आई है। राजनगर थाना में पुलिस कस्टडी के दौरान 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक द्वारा थाने में फांसी लगाकर मौत को गले लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला राजनगर थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव का है। गांव निवासी 22 वर्षीय राजेश पटेल को एक महिला की शिकायत के आधार पर थाने लाया गया था। पुलिस के अनुसार युवक ने थाने में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अगम जैन भारी पुलिस के साथ राजनगर थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना के बाद थाने के बाहर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 2 पुलिसकर्मी संजय सिंह और शिव कुमार ने युवक को छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की थी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल पूरे प्रकरण में मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह, इसका खुलासा अब मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही हो सकेगा। अब घटना तो साहब जी गांव से पकड़ लिया, हम धदेरा तो वहाँ लेके पकड़ लिया संजय सिंह और शिव कुमार जी पकड़ के लिया, पूछी कहा पे सब बोले चलो मैं बताएंगे थाने में। तो बस इतनी कोई जानकारी फिर बस। अच्छा, हाँ आपके भतीजे ने थाने में क्या किया बताया जा रहा है? आत्महत्या कुछ नहीं बताया उनने। जानकारी लगी घटना की लगी मान लो 6 बजे 6 बजे घटना को पता लगो। जानकारी दी गई अब गाँव में न्यूज से मिली गई। थाने से क्या जानकारी मिली आपको? हाँ न्यूज से कहा भी गई मोबाइल में। हाँ मोबाइल मिली, मोबाइल से। हाँ चाहिए सब जाने नहीं, वो मोबाइल से नहीं मिली हाँ हाँ मोबाइल से मिली सब। पैसा की न मांगे? शिव कुमार संजय ऐसे ही ओके छोड़ दे तुम्हारा कहाँ छोड़ दे। कितने रुपए की मांगी? उन्होंने कही थी 50,000 रुपया। सोमा भैया ने मालूम ना पा करके पहुंचा पैसा, फिर कब भाई खत्म हो गया तो फिर उन्हें पैसे नहीं लाए। कितने रुपए लाए थे? कितने रुपए लाए थे? 50,000 आए थे साहब। राजनगर थाने में एक प्रकरण आज हुआ है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा प्रथम दृष्टया आत्महत्या ऐसा प्रतीत हुआ है और इस प्रकार की घटना हुई है। और जैसे ही ये तथ्य संज्ञान में आया तत्काल ही माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। वो लगातार इसको देख रहे हैं और पूरी जांच उनके द्वारा की जा रही है और इसमें जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आगे अवगत कराया जाएगा। इसमें आने वाले समय में जो पोस्टमार्टम है वो पैनल के थ्रू और प्रॉपर वीडियोग्राफी के तहत होगा और प्राथमिक तौर पर जो परिजनों के द्वारा 2 आरक्षकों के संबंध में बताया गया है और भी सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको देखते हुए 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है। इंदौर के द्वारिकापुरी में 25 वर्षीय MBA छात्रा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पीयूष तनोतिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की लोकेशन गोवा में ट्रेस हुई थी, जहां वह मृतका का मोबाइल चालू कर इस्तेमाल कर रहा था। घेराबंदी के बाद पुलिस ने उसे गोवा से महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन में दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी की रात हत्या के बाद आरोपी करीब 8 बजे अपने कमरे से निकल गया था। रात 11 बजे उसने छात्रा के मोबाइल से उसकी बहन को मैसेज भेजा, पापा से कहना अब वह घर नहीं लौटेगी। इसके बाद परिजनों ने सहेली और परिचितों को कॉल किए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच में सामने आया कि आरोपी ने दोनों के बीच के 11 आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज ग्रुप में शेयर किए। बाद में युवती के व्हाट्सएप स्टेटस पर भी वीडियो अपलोड किए गए और मोबाइल में सेव नंबरों पर भेजे गए, जिससे रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। कल थाना क्षेत्र में 24 साल की युवती का हत्या का मामला सामने आया था, जो बेहद गंभीर था और उसमें पूरी जो भी टीम थी जोन 4 की, एडिशनल डीसीपी जोन 4, एसीपी अन्नपूर्णा, थाना प्रभारी अन्नपूर्णा, सभी ने मामले को गंभीरता से लिया गया और उसमें जो उस समय आरोपी आइडेंटिफाई हुआ था पीयूष धामनोदिया, उसके लिए जो टेक्निकल उसकी पूरा सर्वेलेंस लगाया गया था और उसको आज जो है सफलतापूर्वक मुंबई से अभिरक्षा में लिया गया। इसमें मुंबई पुलिस में जो जोन 10 है वहां से भी हमें सहायता मिली गई और वहां का जो है अंधेरी थाना है वहां से भी समन्वय बिठा के इंदौर पुलिस ने पीयूष को अभिरक्षा में लिया है। इसमें जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि बेसिकली ये लोग रिलेशनशिप में थे। सितंबर से लेके अभी 8 सितंबर को इनकी पहली मुलाकात हुई थी, 8 सितंबर 2025 को, और तब से लोग रिलेशनशिप में थे।
इनका जो डिस्प्यूट हुआ वो रिलेशनशिप को लेके कुछ उस दिन विवाद हुआ। 10 तारीख को जैसे कि बता जानकारी मिली थी कि लगभग ये 3 साढ़े 3 बजे के आसपास लड़के के साथ उसके रूम पर आई थी और उसके बाद इन दोनों का विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो है लड़के ने जो है लड़की को स्ट्रैंगुलेट किया है और उसकी वहीं पे हत्या कर दी। उसके बाद वो वहां से घबरा गया तो वो उसने अपने रूम पे ताला लगा, वो निकल गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शहर में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री पातालेश्वर धाम से जय भोले जी सरकार सेवा समिति द्वारा भगवान भोलेनाथ की भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें भक्ति के साथ साथ शिव गणों की जीवंत झांकियों ने शहरवासियों को मन मोह लिया। पातालेश्वर धाम से शुरू हुई इस बारात में भगवान शिव के स्वरूप के साथ साथ देव, दानव, गंधर्व, अप्सराएं और भूत प्रेतों की टोलियां शामिल थी। हाथी, घोड़ों और बैंड बाजों की गूंज के साथ निकली इस बारात में शिव भक्त जमकर थिरके। बारात शहर के विभिन्न चौक चौराहों और प्रमुख मंदिरों से होते हुए 4 फाटक स्थित श्री संतोषी माता मंदिर पहुंची। बारात के 4 फाटक पहुंचने पर ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यहाँ श्री संतोषी माता मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता रानी का दिव्य मिलन संपन्न हुआ। आतिशबाजी की गूंज और पुष्प वर्षा के बीच शिव पार्वती विवाह की रस्में पूरी की गई। इसके पश्चात माता रानी की डोली को बारात के साथ विदा किया गया, जो वापस पातालेश्वर धाम पहुंची। मंडला जिले के टिकरिया थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मधुबन ढाबा के समीप एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये मामला अब केवल एक संदिग्ध मृत्यु नहीं बल्कि कई अनुत्तरित सवालों का जाल बन चुका है। मधुबन ढाबा के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव देखा। सूचना मिलते ही टिकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ की। जांच में मृतक की पहचान ग्राम गाना, थाना तिलवारा, जबलपुर निवासी 30 वर्षीय सुमित काछी के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार सुमित 11 फरवरी से लापता था। उसके भाई ने टिकरिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। परिवार का कहना है कि सुमित को आखिरी बार मंडला की ओर जाते हुए देखा गया था, लेकिन कहानी में मोड़ यहां से शुरू होता है। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी को ही सुमित की पत्नी जमुना पटेल ने डायल 112 नंबर पर कॉल कर एक दुर्घटना की सूचना दी थी। उस समय घटना की पुष्टि नहीं हो सकी थी। अब शव मिलने के बाद वही कॉल जांच का केंद्र बन गया है। क्या वह महज एक संयोग था या फिर किसी गहरी साजिश की आहट? मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडला के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और हर पहलू का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, किंतु अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा। थाने में कल एक सुमित काछी के भाई के द्वारा गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उनका भाई इस तरफ आया है और उसके बाद से 11 तारीख से वो नहीं मिल रहे हैं। उसी के आधार पर पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो पुलिस को जो है जानकारी मिली कि यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव है। शव को परिजनों से आइडेंटिफाई करवाया गया तो परिजनों ने कहा कि ये उन्हीं का भाई है। उसी के आधार पर इसमें PM करवाया जा रहा है और अग्रिम अभी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि उसको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ही ये कहना संभव हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सर, जो घटना हुई है ये मेरा भाई है और इसकी पत्नी जिसका नाम जमुना पटेल है, ये प्रेम प्रसंग के चलते 1 साल से अपने मायके में रह रही थी। जब मेरे भाई को पता चला तो इनके बीच में विवाद हुआ, तभी से वो वहाँ रह रही थी। इसके बाद अभी साले के इनके कोई शादी का पक्की होना था तो इसके लिए इसको बुलाया गया वहाँ पे। जब ये वहाँ पे गया तो वहाँ से जब ये निकला तो बता रहे हैं कि पत्नी के साथ, उनके द्वारा बताया गया कि पत्नी के साथ अपने घर दादी को देखने आया, लेकिन वो वहाँ नहीं आया। ये सीधे यहाँ पे आया। जो ये घटना हुई है इसमें इनके परिवार का और लड़की का हाथ है और शायद जिसके साथ प्रेम संबंध थे उसका भी हाथ है। तो हम बस ये चाहते हैं कि शासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी जिसका भी इसमें हाथ है, परिवार का, लड़की का और इसके जो प्रेमी का, तो इसकी बिल्कुल निष्पक्षता से जांच हो और दोषी को इसकी सजा मिले। बैतूल जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में एक के बाद एक चोरी की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र के चक्कर रोड की सीना हिल कोने और वैष्णवी कॉलोनी का है, जहां चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं कुछ और बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के जाग जाने के कारण चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। चोरी की घटना के बाद इलाके के लोगों के मन में डर बैठ गया है। तारीख की बात है, रात की सुबह का टाइम रहा होगा और कुछ अज्ञात लोग यहाँ कॉलोनी के अंदर आए और उन्होंने कॉलोनी में घूमा भी है और उन्हें चोरी के प्रयास किए और एक घर में, जिस घर में ताला लगा था, उस घर में उनने चोरी भी करी है
और जो व्यक्ति वहाँ रहते निवास करते हैं उनको भी सूचना मिल गई थी और उन्होंने FIR भी कराई है और पुलिस कार्रवाई के लिए आई है। आगे पुलिस कार्रवाई कर कॉलोनी के लोग इस घटना से, हाँ, कॉलोनी के लोग थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि वो बड़े बेबाक तरीके से घूम रहे थे और 4 अज्ञात लोग थे। बुरहानपुर को आज करोड़ों की सौगात मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली बार प्रशासनिक दौरे पर बुरहानपुर पहुंचकर 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रेणुका मंडी हेलीपैड से शुरू हुआ भव्य परेड शो नेहरू स्टेडियम तक पहुंचा, जहां कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर को मिनी एयरपोर्ट की सौगात देने की घोषणा की। बुरहानपुर के रेणुका मंडी हेलीपैड पर उतरते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं नारों के बीच उनका काफिला रोड शो के रूप में शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरा। जगह जगह मंच सजाए गए थे। सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें अधोसंरचना, सिंचाई, सड़क और शैक्षणिक परियोजनाएं शामिल हैं। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 वर्षों में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ठोस कार्य नहीं किए गए, बल्कि उन्हें गरीबी में ही रखा गया। खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निर्धारित समय से देरी पर जनसभा में पहुंचे। सीएम ने लाडली बहनों के खातों में 33वीं किस्त का अंतरण पंधाना से किया। साथ ही कई विकास कार्यों का मंच से लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम के पूरे निमाड़ी लोकगीत और भजन से लोगों को बांधे रखा। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पंधाना दौरे पर थे। यहां पंधाना विधायक द्वारा स्वीकृत कराए गए 352.41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बुरहानपुर में जनसभा में देरी होने के कारण सीएम पंधाना में देरी से पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने मंच से 1836 करोड़ रुपए लाडली बहन के खातों में ट्रांसफर किए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पंधाना विधायक के प्रयासों से करोड़ों रुपए सिंचाई, शिक्षा और अन्य माध्यमों के लिए स्वीकृत किए थे। बहनों के लिए राशि कितनी है अपने बीच, अरे जरा बहनें अपनी मोबाइल निकाल लो, सब अपने अपने मोबाइल और लाइट जलाओ भाई बहन सभी। 1 करोड़ 27 लाख बहनों को ये राशि मिल रही है। 1850 करोड़ की जोरदार अभिनंदन किसको कहते हैं? 1850 करोड़ रुपए ये मामूली बात है क्या? सच में आज के लिए जितनी लाइट जल सकती जलाओ, जिनके पास मोबाइल है और नहीं मोबाइल है आज जोरदार चल रही है, लगाओ मोबाइल अपना ऊपर, हाथ ऊपर करो। और ये कांग्रेसियों के ये जो काले मने इनको साफ करने के लिए ये लाइट जल के बता रही है। फागुन का महीना आते ही मंदिरों में फाग उत्सव की धूम मचने लगती है। बात करें जयपुर की तो यहाँ के मंदिरों में जगह जगह फागोत्सव के रंगीन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के मंदिरों में भक्त बढ़ चढ़कर इन उत्सवों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में जामडोली स्थित नरसिंह मंदिर में भी भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया और भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान को गुलाब अर्पित करके की गई। इसके बाद महिलाओं ने रंग और फूलों की होली खेलकर उत्सव का आनंद लिया। इस अवसर पर राजेश शर्मा एंड म्यूजिक कंपनी द्वारा फागुन के एक से एक बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और भगवान की भक्ति में सरोबार नजर आई। पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। इस आयोजन में पूजा, आशा, सुमन, आनंद, प्रदीप, किरण, निर्मला, यशोदा, मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और फागोत्सव को सफल बनाया। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ।